ज़्यादा लोड बेयरिंग ऐसा जॉइंट है जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ भी होता है लोड बेयर करने में सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें बहुत ट्रोमेटिक इंजरी भी होती है, ऐसे ट्रोमा के थ्रू तो हो ही सकती हैं और ओवर यूज इंजरीज भी होती हैं, ठीक है। 8 to 13% जो होते हैं ना इसमें स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज हैं, ठीक है, ठीक है। हम आगे थे कॉमन इंजरी शोल्डर की, जिसपे हमने डिस्लोकेशन से देखे हैं, ठीक है। ग्लेनाह्यूमरल जॉइंट मोस्ट कॉमनली डिस्लोकेटेड जॉइंट होता है बॉडी में, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम मूवमेंट सारी ग्लेनाह्यूमरल जॉइंट में ना फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर लूजली कनेक्ट होते हैं क्योंकि हमने इसमें इनेबल करानी होती है मोबिलिटी को ज़्यादा, ठीक है। जब मोबिलिटी को ज़्यादा इनेबल कराएं तो स्टेबिलिटी कम इसको मिल रही होती है, जिसकी वजह से डिस्लोकेशन हो जाती है मोस्टली एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर डायरेक्शंस में, ठीक है। सिंपली हमारे पास इस तरह से डायरेक्शंस बनी, ठीक है। और इनका स्ट्रॉन्ग कोरेक्टोह्यूमरल लिगामेंट जो होता है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को कम प्रिवेंट करता है कि वो इंफीरियर में नहीं होती, क्योंकि हमने कहा इन तीनों में तो हो रही है, इंफीरियर साइड सुपीरियर साइड पे इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास एक कोरेक्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, कोरेक्टोह्यूमरल लिगामेंट है, जो हमारे पास क्या कर रहा है ना कि हमारे पास मैं दो बार लिखती हूँ, ह्यूमरल लिगामेंट जो हमारे पास क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है सुपीरियर डिस्लोकेशन को, ठीक है, सुपीरियर डिस्लोकेशन को। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है कि ग्लेनाह्यूमरल डिस्लोकेशंस होती है ना, हमारे पास तब होती हैं जब हम ह्यूमरस को एबडक्ट भी कराते हैं, एक्सटर्नली रोटेट भी कराते हैं, ठीक है। जिसकी क्या वजह से क्या हो रही है, एंटीरियर और इंफीरियर डिस्लोकेशंस हो रही हैं जो मोस्ट कॉमन होती हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्शंस की बजाय एंटीरियर और इंफीरियर डिस्लोकेशन होती हैं वो मोस्ट कॉमन होती हैं उस वक्त जब हम मूवमेंट करा रहे हैं आर्म की ह्यूमरस की एबडक्शन में और एक्सटर्नल रोटेटिंग में, ठीक है, सिंपली। अच्छा, ठीक है, फिर चलो ये भी लिख देती हूँ मैं कि हमारे पास क्या हो रही है कि जब ह्यूमरस एबडक्ट हो रही है और एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रही है मूवमेंट या डिस्लोकेशन किसमें हो रही है, इंटीरियर एंड इंफीरियर डिस्लोकेशन और ये हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन डायरेक्शन फॉर डिस्लोकेशन, ठीक है, सिंपली हमारे पास ये। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है कि हमने कहा कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करें ना जॉइंट के डिस्लोकेशन को या प्रीडिस्पोज करें, ठीक है, उसमें यह हो सकता है या जो हमारे पास का दे रहे हैं कि हम किस वजह से हो सकती हैं डिस्लोकेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इनएडुकेट साइज है ग्लेनाइड फोसा का, ठीक है। ग्लेनाइड फोसा का साइज ही ठीक नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ह्यूमरस का हेड बाहर रहेगा या कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके ग्लेनाइड फोसा का ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ह्यूमरस का हेड लूजली कनेक्ट होगा, इसकी वजह से ये इशू आ सकता है, ठीक है, डिस्लोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हम कहते हैं एंटीरियर टिल्ट हो जाता है ग्लेनाइड फोसा का, ठीक है, एंटीरियरली टिल्ट हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपली उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने क्या कह दी, एंटीरियर टिल्ट ऑफ ग्लेनाइड फोसा, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है इनएडुकेट रेट्रोवर्जन ऑफ ह्यूमरल हेड। इसका पता है क्या मतलब है, ठीक है। हमने कहा एक तरफ हम कह रहे हैं इंटीरियर टिल्ट हो रहा है ग्लेनाइड फोसा का, रेट्रोवर्जन ऑफ ह्यूमरल हेड का मतलब ये है कि ये पोस्टीरियरली है, मतलब अगर रेट्रोवर्जन का भी सेंस ले रहे हैं ना कि अगर हम कहते हैं कि इसकी डिस्लोकेशन क्या हो रही है, रेट्रोवर्जन की आगे वाली साइड पे हो रही है, ठीक है, सॉरी एंटीरियर टिल्ट में, ठीक है। एंटीरियर टिल्ट में क्या हो रही है, ग्लेनाइड फोसा एंटीरियर टिल्टेशंस हो रही है, ठीक है। अब ह्यूमरल हेड की जो टिल्ट है वो पीछे की तरह पोस्टीरियर साइड पे जा रहा है, ठीक है, रेट्रोवर्जन का ये मतलब है, ठीक है। हम कह रहे हैं इनएडुकेट रेट्रोवर्जन हो गया ह्यूमरल हेड की, ठीक है। सिंपली हम इस सेंस में ले रहे हैं ना कि हमारे पास इनएडुकेट रेट्रोवर्जन का आइडिया है कि हमारे पास जो एंगल है रेट्रोवर्जन का, ठीक है, ह्यूमरस में जो रेट्रोवर्जन का एंगल है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमें पता है एंगल होता है एक्सिस ऑफ ह्यूमरस हेड में और जो लाइन पास करती है मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल से, ठीक है। अब उसमें ऐसे हो रहा है कि हमारे पास उस रेट्रोवर्जन के एंगल में कुछ इशू है, वो इनएडुकेट है, उसका वो सही नहीं है, उस एंगल या तो छोटा है या बड़ा है, कुछ इस तरह से इशू आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है डिफेक्ट्स, ठीक है, डेफिसिट्स इन
रोटेटर कफ। ठीक है, जाहिर सी बात है रोटेटर कफ मसल्स का कोई इशू होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली ये इशू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या हमारे पास डिस्लोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फैक्टर्स ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपली अब इन्होंने कहा है यूनाइमल डिस्लोकेशन जो है वो सस्टेन करते हैं हमारे पास लार्ज एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है किसी एक्सटर्नल फोर्स ही होगी जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास किसी डिस्लोकेशन हो रही है। ठीक है, अब वो एक्सीडेंट हो सकता है या ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन है, एक्सीडेंट होने का साइकिलिंग की वजह से, पार्टिसिपेशन की वजह से, यानी पार्टिसिपेट करे अगर बंदा किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में लाइक रेसलिंग, फुटबॉल, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मोस्टली उन्होंने कहा है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो क्या हो सकता है ह्यूमरल जॉइंट में हमारे पास डिस्लोकेशन हो सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जॉइंट जो है वो हमारे पास जॉइंट एक बार डिस्लोकेट हो गया, अब उसको वापस कैसे लाना है। ठीक है, मोस्टली हम स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा डिस्लोकेटेड जॉइंट स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स अप्लाई किए जो इसके सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं ना, या कोलेजिनस सराउंडिंग टिश्यूज हैं। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं कि हम उनको स्ट्रेच करवाना शुरू कर देते हैं। उनकी स्ट्रेच जो होती है हम उनकी लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हैं, मतलब जिसका इलास्टिक लिमिट है ना उसके बियॉन्ड जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ना हमारे पास जो यूनाइमल जॉइंट था, ठीक है, हमने कहा एक बार ये जॉइंट डिस्लोकेट हो जाए, मतलब सिर्फ यूनाइमल नहीं, आप ये भी कह सकते हैं जो जॉइंट्स हैं एक बार अगर डिस्लोकेट हो जाए फिर आप इसकी स्ट्रेचिंग कराएं, इसकी सराउंडिंग कोलेजिनस की जो टिश्यूज़ हैं अगर आप उनकी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कराते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये और डिस्लोकेशन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब और जॉइंट्स की या और डिस्लोकेशन ज़्यादा होने की चांसेस को इंक्रीज़ करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ग्लिनोह्यूमरल कैप्सुलर लैक्सिटी है जी। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, लैक्सिटी हम लूजनेस को कहते हैं। ठीक है, अब कैप्सूल लूज हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास कैप्सूल लूज होने की वजह से हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे जॉइंट को। अगर हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे डिस्लोकेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है जिसकी कंडीशन इस कंडीशन के साथ उसको हम स्ट्रेंथन करवाते हैं उसके शोल्डर मसल्स को, अगर पेशेंट इस कंडीशन के साथ है, मतलब ग्लिनोह्यूमरल कैप्सुलर लैक्सिटी के साथ। ठीक है, एथलीट्स हैं अगर वो पार्टिसिपेशन करें किसी गेम में या अगर स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, अगर वो किसी जगह पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके लिए उससे पहले हम उसको क्या करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथन कराते हैं कैप्सुलर मसल्स, उसके स्ट्रेंथन कराते हैं शोल्डर मसल्स को ताकि वो कंप्रोमाइज़ ना हो, मतलब एक दूसरे के कंपनसेट कर दें। ठीक है, अगर कैप्सुलर लैक्सिटी लूज है भी तो मसल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डिस्लोकेशन और सेपरेशन हो जाए अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की, ये भी कॉमन होती है मगर इतनी नहीं है। ठीक है, और ये कॉमन किस में, रेसलर्स और फुटबॉलर्स में। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा है जब रिजिडली हम आउट स्ट्रेच करते हैं आर्म्स को तो क्या होता है कि हमारे पास फोर्स जो होती है वो फुल बॉडी फॉल की वजह से आती है। ठीक है, चाहे वह इधर एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन हो या फ्रैक्चर हो जाए क्लेविकल का उसकी वजह से। ठीक है, फुल बॉडी फॉल की वजह से फोर्स जो होती है वो हमारे पास, मतलब रिजिडली अगर हम ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं ना आर्म को तो हमारे पास क्या होगी कि फोर्स होती है वो फुल बॉडी फॉल की वजह से, चाहे वो आइदर वो एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन की वजह से हो या फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल की वजह से हो जाए। सो फिर हम आ जाते हैं रोटेटर कफ डैमेज। ठीक है, डिस्लोकेशंस होगी थी हमारी, अब रोटेटर कफ डैमेज पे आते हैं। ठीक है, रोटेटर कफ डैमेज जो होती है ना वो काफ़ी कॉमन इंजरी है, लेकिन कॉमन इंजरी किन लोगों में, जो वर्कर्स या एथलीट्स हैं। ठीक है, वो एथलीट्स जो ओवर हेड मूवमेंट्स कराते हैं, मतलब वो जिनकी ना मूवमेंट्स हेड से ऊपर जा रही हैं, मतलब उनके वर्किंग जो शोल्डर की वर्किंग है ना वो ऐसी है कि हेड से ओवर हेड मूवमेंट कराते हैं, आर्म की ओवर हेड मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, ये तब होती है जब हम कहते हैं कि एबडक्शन या फ्लेक्शन के साथ मीडियल रोटेशन इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, ये फोर्सफुल मूवमेंट होती है। ठीक है, तब होती है जब एबडक्शन और एडक्शन के साथ मीडियल रोटेशन इन्वॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक सिंड्रोम कॉज होता है जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, इम्पिंजमेंट का मतलब हम ये लेते हैं ना कि हम किसी चीज़ को प्रेस के स्क्वीज करने को कह सकते हैं, प्रेशर किसी चीज़ पे अप्लाई किया जाए ना दोनों साइड से तो वो इम्पिंज सी हो जाती है, दैट मीन्स सिंपली इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, रोटेटर का मसल जैसे हमें पता है सिट्स हैं सारे। ठीक है, सुपरस्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीज, माइनस, सबस्कैपुलरिस। ठीक है, ये सारे मसल्स। ठीक है, अब इसको हम एक और नाम से भी बताते कि सब एक्रोमियो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, ये इसके कुछ नाम है क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे डिफरेंट तरह से लोगों ने नाम उसके प्रोनाउंस किया था। ठीक है, हो सकता है कहीं पे उन्होंने लिखा हुआ हो कि हमारे पास, और बेसिकली पेपर में भी काफ़ी हद तक ये ऐसी देते हैं कि नाम चेंज कर देते हैं, सब एक्रोमियो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम दे देंगे, रोटेटर कफ डैमेज नहीं लिखेंगे बल्कि ये दे देंगे। ठीक है, ओके, ये जो है ना मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है शोल्डर में, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। ठीक है, और इसकी वजह से ना प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है फंक्शन का। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है ना उसमें लॉस हो जाता है फंक्शंस का, बहुत ज़्यादा फंक्शंस का। ठीक है,
पेशेंट की डिसेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा उसमें आने लग जाती है, ठीक है। इसकी कॉज होती है कि प्रोग्रेसिव प्रेशर पड़ा है रोटेटर कफ टेंडेंस पे, ठीक है। बेसिकली जो उसके सराउंडिंग बोन्स या टिश्यू स्ट्रक्चर्स थे ना, उनकी वजह से प्रेशर पड़ गया टेंडेंस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, मेन कॉज इसकी यही आती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स में हमारे पास ये आ जाता है कि हम सबसे पहली चीज़ हमें जो पता चलती है वो आ जाती है हाइपर, ओके मैं ऊपर लिख देती हूँ, सिम्टम्स हाइपर मोबिलिटी of the anterior shoulder कैप्सूल, ठीक है। बेसिकली हम कहते हैं कि हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, कैप्सूल की जो एंटीरियर साइड है उसमें हाइपर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एक साइड की कैप्सूल या अगर एक साइड पे हाइपर हो रही है तो अपोजिट साइड पे हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक साइड की मूवमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब आगे की, तो जब पीछे की मूवमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सिंपली एक साइड की मोबिलिटी इंक्रीज हो, दूसरी साइड की डिक्रीज होगी, ये तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और ये शोल्डर के कैप्सूल में हो रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्रोमाइज़ कौन सी मूवमेंट हुई थी, हमने कहा मीडियल रोटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेसिव एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो दूसरी मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये मीडियल सॉरी एक्सटर्नल रोटेशन है, हम मीडियल रोटेशन को इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं ना, तो हम उससे रिलेट करके एक्सटर्नल रोटेशन है, ठीक है। और इंटरनल रोटेशन जैसे हमने कहा लिमिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी इंटरनल या मीडियल रोटेशन, ठीक है। ये ऊपर वाली एक्सटर्नल या लेटर रोटेशन है, ठीक है, ह्यूमरस की बेसिकली, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास किसकी हो जाएगी, ह्यूमरस की। फिर हमारे पास जो जनरल लिगामेंट्स है ना, ठीक है, जो हमारे पास मेन लिगामेंट्स हैं इंक्लिनल ह्यूमरल जॉइंट के इर्द गिर्द, उनकी लूजनिंग हो जाती है, क्या हो जाएंगी, जनरल जो लिगामेंट्स हैं, जनरल लिगामेंट्स अराउंड इंक्लिनल ह्यूमरल जॉइंट, इनकी क्या हो जाएगी, लेक्सिटी या लूजनिंग, ठीक है, लूजनिंग हो जाएगी। फिर इसके रिजल्ट में क्या आता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है अंडरलाइन टेंडन की या बरसा की, ठीक है, बरसा की इन्फ्लेमेशन या टेंडेंस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और अगर इसके ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो हमारे पास रोटेटर कफ की टेंडेंस की रप्चर भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ मतलब एक आध या दो किसी के रप्चर हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी होता है। फिर हम आ जाते हैं हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो मसल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखते हैं, ऐसे एमसीक्यूज बेस्ड चीज़ें ऐसे ही आती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी चीज़ हो रही है या कौन सा मसल हो रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हर बार एमसीक्यूज सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। सो हमने कहा मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट सुप्रास्पाइनेटस है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ने का खतरा होता है, ठीक है, इसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब हम इस तरह से प्रेशर जब इस मोमेंट में, मतलब एबडक्शन विद मीडियल रोटेशन में होते हैं, तो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास इस कंडीशन में पेन टेंडरनेस तो होगी, लेकिन किस रीजन्स में होगी ताकि हमें डिटेक्ट करने में ईजी हो, वो होती है हमारे पास सुपीरियर और एंटीरियर शोल्डर रीजन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेन एंड टेंडरनेस, पेन और टेंडरनेस किस रीजन में हो रही है हमारे पास, बेसिकली सुपीरियर एंड एंटीरियर शोल्डर रीजन्स में, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, जिसके साथ हमारे पास शोल्डर वीकनेस भी हो जाती है, ठीक है। इस सिम्टम्स में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास रोटेटरी मूवमेंट जो है ह्यूमरस की वो भी नहीं होती, मतलब सही नहीं रहती, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिवेशन और इंटरनल रोटेशन भी हमने कहा जिसमें स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं ना, ऐसी एक्टिविटीज़ लोगों को मना कर देते हैं जिससे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की डेवलपमेंट को प्रमोट हो, मतलब वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो, ठीक है। अब ऐसी मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, थ्रोइंग हो सकती है, ठीक है। अब जिन लोगों की अगर क्रिकेट खेलता है कोई बंदा, ठीक है, तो उसने ओवरहेड मूवमेंट करवानी है, मतलब उसका अगर वो बॉलर है, ठीक है, तो उसने ओवरहेड मूवमेंट करवानी है, ठीक है। अब उसने ओवरहेड मूवमेंट करानी है जो थ्रोइंग की मूवमेंट है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को फिर मना करते हैं कि हम उनको थ्रोइंग ना कराएं, बल्कि हम कुछ और तरीकाकार अप्लाई करवाते हैं या कुछ टाइम के लिए उनकी मूवमेंट से बंद करा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ठीक है, या उसकी जो डेवलपमेंट है प्रमोट ना हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो बंदा सर्व करवाता है टेनिस बॉल, मतलब टेनिस बॉल को सर्विंग कराना नहीं, स्विमिंग, बेसिकली स्विमिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंट्स में जो स्विमर्स होते हैं उनमें शोल्डर ये सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव स्विमर्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इनमें जो सिंड्रोम पाया जाता है, मतलब हम उसको नाम दे देते हैं स्विमर सिंड्रोम का या स्विमर शोल्डर का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बहुत सी रिपोर्ट्स इंडिकेट किया है कि हमारे पास कंप्लेंट्स आती है 50%, मतलब हाफ ऑफ द स्विमर्स जो है ना, जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें डीजेनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले नहीं, सॉरी, उनमें जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आ गई, हम कहते हैं जो गोल्फ प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो गोल्फ खेलते होते हैं, ठीक है, उन प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि हमारे पास रोटेटर कफ के फंक्शंस की इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब उन फंक्शन डेवलपमेंट जो होती है ना वो इम्पेयर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है सब एक्रोमियल स्पेस में, ठीक है। लाइक अभी जो मैं बता रही थी यही था, ठीक है। हमने कहा स्विमर्स में 50% चांस है, जो कॉम्पिटिटिव स्विमर्स होते हैं, ठीक है। गोल्फ प्लेयर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि स्टार्ट में डेवलपमेंट हो रही है, अगर रोटेटर का फंक्शंस की, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो रही है, फिर सेकेंडरी क्या होता है कि हमारे पास डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और वो किस एरिया में हो रहे हैं, सब एक्रोमियल एरिया में, ठीक है। मोस्टली यही स्पेस जो होती है ना हमारे पास, क्योंकि इस एरिया में होने के चांसेस ज़्यादा हैं इम्पिंज होने के, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर्स। ओके, अभी हम जो पढ़ रहे थे, हमने पढ़े थे कि हमने वो फैक्टर्स पढ़े थे जो बायस से एक्ट कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सन खुद परफॉर्म करे या ऐसे मूवमेंट्स हैं जो जिनकी वजह से सिंड्रोम फैल सकता है या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो पर्सन के अंदर ही कुछ आप ये कह सकते हो कि ग्रोथ के इश्यूज़ में ये इशू शुरू हो जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है या कुछ इस तरह से, ठीक है। जिसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, एनाटॉमिकल फैक्टर्स। तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हम देखें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चीज़ कहते हैं कि अगर पर्सन का फ्लैट एक्रोमियम है, फ्लैट एक्रोमियम, फ्लैट एक्रोमियम विथ ओनली अ स्मॉल इंक्लाइनेशन, ठीक है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो फ्लैट, अगर एक्रोमियम फ्लैट है, ठीक है, पर्सन का, तो हम क्या होते हैं, फ्लैट एक्रोमियन है, इंक्लाइनेशन का एंगल कम है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स में हो सकता है, ठीक है। सेकेंड हम कहते हैं कि हमारे पास हो सकती है जिसमें बोनी स्पर्स बनना शुरू हो जाए एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में। हाँ, जैसे हमने ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन कह दिया था, ठीक है, ऐसे ही होती हैं, ठीक है। और अच्छा, बोनी स्पर्स बनते हैं क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में सेकेंडरी टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन उसकी वजह से अगर ये बनना शुरू हो जाए तो उन पेशेंट्स में इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि स्पीयरली पोजीशन है ह्यूमरल हेड, मतलब पोजीशन ही ह्यूमरस की हेड की स्पीयरली है, ठीक है, स्पीयरली पोजीशन ह्यूमरल हेड, तो उन पेशेंट्स में हम कहते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कॉजेज थी, ठीक है। अब कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। सो मैं कही थी कि कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। अच्छा, हम ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास थ्योरीज हैं, ठीक है। कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास जिनमें हम ये कह सकते हैं कि जो वजह है या जो कॉज है हमारे पास रोटेटर कफ की प्रॉब्लम की, वो उन्होंने कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंगली या कुछ बताई हैं कि बायोमैकेनिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि हमारे पास जो जेनेटिक फैक्टर है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ
टू नैरो स्पेस, मतलब बहुत नैरो स्पेस हो, ठीक है, टू नैरो स्पेस, या हम कहते हैं कि ठीक है टू नैरो स्पेस किसके बीच में होनी चाहिए, बिटवीन एक्रोमियम प्रोसेस एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस, मतलब एक्रोमियम प्रोसेस जो है वो स्कैपुला का है और हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो ह्यूमरस के ऊपर है। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत नैरो है, ठीक है, मतलब बनी ही ऐसी है, उसकी फॉर्मेशन ही ऐसी हुई है कि वो नैरो है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसकी इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की ये कॉज हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास जो रोटेटर कफ है ना और उसके एसोसिएटेड बर्सा है वो बीच में पिंच हो जाते हैं क्रोमियम के बीच में, मतलब बिटवीन द क्रोमियम और जो क्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है ना और ह्यूमरस का जो हेड है, ठीक है, जितनी बार आर्म एलिवेट होगा ना हमारे पास, मतलब आर्म की एलिवेशन होगी, उतनी बार ये फ्रिक्शन कॉज करती हैं और फिर फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है और वेयर हो जाता है, ठीक है, मतलब मसल का वेयर हो जाता है, ठीक है बेसिकली। फिर दूसरी थ्योरी हमें ये कहती है कि सेकेंड वाली हमें ये कहती है कि मेजर फैक्टर जो हो सकता है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन की, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, ठीक है। यह क्या हो गया, हमने कहा इन्फ्लेमेशन हो सकती है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन की। अब ये किस सेंस में उसको ले रहे हैं कि हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, वो किस वजह से हो रही है, हो सकता है ओवर स्ट्रेचिंग करा रहे हो मसल टेंडन यूनिट की, बार बार रिपीटेटिव ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है। जब ओवर स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो गया, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन डैमेज होना शुरू हो गया, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन होगी जब रोटेटर कफ टेंडन स्ट्रेच हो रहे हैं और वीक हो रहे हैं, ठीक है, तो ये परफॉर्म अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब इसका जो है कि इसने नॉर्मल फंक्शन क्या था कि जो मेन फंक्शन था उसका वो होल्ड करना था ह्यूमरल हेड को ग्लेनॉइड फोसा के अंदर, मतलब इसको ग्लेनॉइड फोसा के अंदर होल्ड करके रखना था, जो परफॉर्म नहीं हो सक रहा, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सेम डेल्टॉइड मसल जो होता है ना वो हमारे पास क्या करेगा, पुल कर लेगा ह्यूमरल हेड को हाई, मतलब हमें पता है ना कि हमने इसकी नॉर्मल मूवमेंट कैसे हो रही थी, ठीक है, तो अब उसने क्या कि ह्यूमरस के हेड को टू हाई मूव कर दिया जब हमने एबडक्शन परफॉर्म कराई, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट कॉज हो जाती है और जिसमें वेयर और टेयर हो जाता है रोटेटर कफ मसल्स का, जिसमें वेयर और टेयर हो रहा है सब्सिक्वेंट को मतलब हो ही जाता है, ज़्यादातर पेशेंट्स में हो जाता है। उनके कहने की ये दो थ्योरीज हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि स्विमर्स में बहुत कॉमन है, बहुत सी रिसर्च है कि हम क्या कहते हैं कि जैसे आर्म, क्योंकि आर्म बहुत ज़्यादा एलिवेशन होती है ना जब हम कहते हैं कि स्विमर्स मूव करते हैं, ठीक है, मतलब स्विमिंग करते हैं, मतलब ड्यूरिंग जब हम कहते हैं ना रिकवरी फेज होता है स्विमिंग का, आर्म को वो एलिवेट करते हैं शोल्डर से ऊपर, ठीक है, और मीडियली रोटेट भी करते हैं, जिसमें सेरेटस इंटीरियर जो होता है वो रोटेट करता है हमारे पास स्कैपुला को, फिर उसकी वजह से क्या होता है इंफ्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस और मिडल डेल्टॉइड जो होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, अब फ्रीली एबडक्ट करते हैं ह्यूमरस को, ठीक है, और फ्रीली एबडक्ट कर देते हैं ह्यूमरस को, फिर हर आर्म की जो पोजीशन होती है ना अप्रॉक्सीमेटली 12% जो होती है ना वो स्ट्रो साइकिल दे रही होती है, मोस्टली मेल स्विमर्स में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आगे थी कि हम ये कहते कि हमने कहा कि स्विमर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसकी कॉज हो सकती है कि जो सेरेटस है ना उसमें मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसने टास्क परफॉर्म कराना होता है, मेन मसल है, ठीक है, तो उसमें फटीग हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है स्कैपुला जो है प्रॉपरली रोटेट नहीं कर रहा होता, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा होता जब हम एबडक्ट कराते हैं ह्यूमरस को फ्रीली, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट कॉज हो सकती है, ठीक है, इम्पिंजमेंट हो सकती है, इम्पिंजमेंट डेवलप हो सकता है, ठीक है, या सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। और फिर हम कहते हैं कि स्विमिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉज है, ठीक है। अच्छा, लार्ज अमाउंट अगर मीडियल रोटेशन करा रहे हैं हम आर्म पे पुल फेज़ में या स्टार्ट के फेज़ में, फिर हम कहते हैं कि स्टार्ट के फेज़ में हमने क्या कहा कि मीडियल रोटेशन हो रही है आर्म में, मतलब स्विमर्स में, ठीक है, स्टार्ट का जो उन्होंने फेज़ लिया पुल फेज़ था जो, लेकिन जब लेट इनिशिएशन होती है लेटर रोटेशन की आर्म में, जब वो ओवरहेड फेज लेते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है ब्रीदिंग भी अफेक्ट करती है, और ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले स्टार्ट में मीडियल रोटेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ मीडियल रोटेशन होगी स्टार्ट में, ठीक है, मतलब स्टार्ट नहीं कह सकते पुल फेज में, ठीक है,
फिर जैसे पुल फेज के बाद लेट इनिशिएशन होती है लेटर रोटेशन की, मतलब थोड़े टाइम के बाद जब इनिशिएशन हो रही है लेटर रोटेशन की ओवरहेड फेज में, तो ये भी कॉज हो सकती है, मतलब एकदम से चेंजिंग हो रही है हमारे पास रोटेशंस की, तो ये भी कॉज हो सकती है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ब्रीथिंग भी हो सकती है, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं रोटेशनल इंजरीज पे, ठीक है। रोटेशनल इंजरीज जैसे हमें पता है कि किस वजह से हो सकती है, नाम से पता चला है फोर्सफुल रोटेशन होंगी, मतलब रोटेशन ऐसी हो जाएंगी कि एकदम से ट्विस्टिंग हो जाएगी या कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब क्या उन्होंने लिखा है टीयर्स ऑफ लैब्रम, रोटेटर कफ मसल्स, बाइसेप, ब्रेकाई टेंडन, ये सारी जो होती है ना इंजरीज, इन सब में इंजरीज होती हैं, ठीक है। वो किस वजह से होती हैं कि रिपीटेटिव या फोर्सफुल रोटेशन हो रही है हमारे पास शोल्डर पे, ठीक है। कैसे हो सकती है, जिसकी एग्जांपल्स थ्रोइंग, सर्विंग, टेनिस, स्पाइकिंग, वॉलीबॉल, ये सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं फोर्सफुल रोटेशंस की, जिसकी वजह से क्या हो सकती है रोटेशनल इंजरीज, ठीक है। अब क्या है, अटैचिंग मसल्स डू नॉट सिग्निफिकेंटली स्टेबलाइज द ह्यूमरस, स्टेबलाइज नहीं कर सक रहे होते, एग्जैक्टली स्टेबलाइज नहीं कर सक रहे होते ह्यूमरस को मसल्स जो हमारे पास ग्लेनाइड लैब्रम के साथ अटैच होना था, सॉरी जो हमारे पास ग्लेनाइड फोसा के साथ अटैच होना था वो ग्लेनाइड लैब्रम के साथ मसल्स अटैच हो गए होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं वेयर ऑफ द लैब्रम को, ठीक है। मतलब ग्लेनाइड लैब्रम के वेयर को हमारे पास में कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। मोस्ट टीयर्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं हमारे पास इन टीयर स्फीयर रीजन में, मतलब ऊपर वाले रीजन में और आगे वाले रीजन में होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास मोस्टली लैब्रम जो हम कहते हैं ना टीयर्स हो रहे हैं लैब्रम के, ठीक है। फिर टू टीयर्स जो है रोटेटर कफ के वो सुप्रास्पाइनेटस, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा कि सुप्रास्पाइनेटस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली हाई सुप्रास्पाइनेटस की ना परफॉर्म ज़्यादा करते हैं, एक्सट्रीम फंक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्सट्रीम टेंशन होती है, ठीक है। इसमें एक्सट्रीम टेंशन होगी मसल ग्रुप की अच्छा, इसकी एक्सट्रीम टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मसल ग्रुप में जब हम मसल को एक्सेलरेशन में नहीं बल्कि डिसेलरेशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का फेज मतलब स्टार्ट का जो फेज है, ठीक है, उस फेज में नहीं होती, मतलब जब वापस आ रहे ना मूवमेंट करने के बाद, ठीक है, डिसेलरेशन फेज में, तो हमारे पास क्या होता है विग्रेस रोटेशनल एक्टिविटी हो जाती है। विग्रेस रोटेशनल एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास टीयर हो जाएगा रोटेशनल कफ रोटेटर कफ मसल का, मतलब ये पेन है, ठीक है, मैं कहती हूँ ये पेन है, अगर पेन नहीं तो हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाईलाइटर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना हमारे पास सिंपली हम कहते हैं कि उन्होंने कहा टेयर हो गया रोटेटर कफ का सुप्रास्पाइनेटस मसल में, ठीक है। वो क्यों हुआ एक्सट्रीम टेंशन, अच्छा अब मैं कहती हूँ कि ये मसल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस है, इसने मूवमेंट कोई भी कराई है, हम इधर अभी कोई मूवमेंट कोई खास चीज़ नहीं ले रहे, कोई भी मूवमेंट, मतलब ये यूँ है, इसने रोटेशन करवाई है, ठीक है, मतलब इसने रोटेशनल एक्टिविटी करवाई है कोई भी, ठीक है। अब उसने रोटेशनल एक्टिविटी कराई है तो क्या हुआ एक्सट्रीम एक्सट्रीम है उसमें, ठीक है, एक्सट्रीम टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका मसल ग्रुप जो है, लेकिन कब कर रहे हैं, मतलब अगर मैं कहती हूँ रोटेशनल एक्टिविटी हो रही है, मतलब ठीक है यूँ रोटेशनल एक्टिविटी, सॉरी, तो जो हमारे पास रोटेशनल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि यूँ का रोटेशनल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब रोटेशनल एक्टिविटी हो रही है यहाँ से तो सही जा रहा है, मगर जब वापस डिसेलरेशन फेज में आ रहा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि विग्रेस रोटेशनल एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास टीयर हो जाता है रोटेटर कफ का, ठीक है। फिर हम कहते हैं जो हमारे पास रीजन है जिसमें वेस्कुलरिटी लो है, ठीक है, जो वेस्कुलरिटी लो का मतलब ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पे, ठीक है, और वो एरिया सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के इंसर्शन के करीब है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन साइट है हमारे पास रोटेटर कफ की इन्फ्लेमेशन की और टीयर की, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, रोटेटर कफ की इन्फ्लेमेशन की और टीयर की मेन मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है। अच्छा, अब द फैक्ट ये है कि वेस्कुलराइजेशन जो होती है ना वो डिमिनिश कर जाती है एजिंग में, क्यों रोटेटर कफ प्रॉब्लम्स आती हैं मोर फ्रिक्वेंटली इंडिविजुअल्स ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स ऑफ एज से अगर पेशेंट जो है वो पर्सन जो है उसकी एजिंग भी कॉज है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ब्लड सप्लाई डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, मतलब कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इस तरह से सेंस में ले सकते हो, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है मतलब जो पहले से थी उससे आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ कम हो रही है, ठीक है, तो उसकी ये भी एक कॉज हो सकती है हमारे पास रोटेटर कफ प्रॉब्लम्स की, ठीक है। टीयर ऑफ बाइसेप ब्रेकाई टेंडन एट द साइट ऑफ इट्स अटैचमेंट टू द ग्लेनाइड फोसा may result फ्रॉम द forceful development of tension in the biceps when it negatively accelerates the rate of elbow extension during throwing, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन है, ठीक है, वो जहाँ हमारे पास ग्लेनाइड फोसा के साथ की अटैचमेंट हो रही है ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि फोर्सफुल डेवलपमेंट हो जाती है टेंशन की, ठीक है, फोर्सफुल डेवलपमेंट हो रही है टेंशन की जब हम नेगेटिवली एक्सेलरेट कराते हैं, ठीक है, एल्बो की एक्सटेंशन में। एल्बो की एक्सटेंशन कब, जब थ्रो कर रहे हैं हम बॉल को, ठीक है, जब नेगेटिवली एक्सेलरेट करा रहे हैं ना हम थ्रो करने में, तो उस टाइम जो होती है वो एल्बो की एक्सटेंशन
एल्बो की टेंशन में उस टाइम कहते हैं डेवलपमेंट हो जाती है टेंशन की, फोर्सफुल डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से टेयर हो जाता है बाइसेप ब्रैकियस का, ठीक है। अदर पैथोलॉजीज जो है जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, हम कहते हैं कि थ्रोइंग मूवमेंट के साथ जो एट्रीब्यूट करिए शोल्डर में, वो कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ जॉइंट, डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं आर्टिकुलर सरफेसेस में, बर्साइटिस हो सकता है यानी बर्सक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ये सारे ओवरयूज सिंड्रोम हो सकता है, ये सारी, ठीक है, ये सारी हो सकती हैं कॉज हमारे पास इसकी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी पे, ठीक है। सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी और सब स्कैपुलर नर्व पाल्सी जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है एथलीट्स में, ठीक है। न्यूरोपैथी या नर्व पाल्सी से पता चला होगा कि नर्व अफेक्टेड है, मतलब नर्व की पाल्सी हो चुकी है, नर्व पैरालाइज हो चुकी है, ठीक है। वो इस वजह से हो सकती है कि ओवरहेड एक्टिविटीज़ में एथलीट्स इन्वॉल्व हैं, या पर्सन जो है वो ओवरहेड एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ओवरहेड कोई ऐसा काम करता है या वर्कर ऐसा है जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। उनमें वेट लिफ्टर्स में जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, वॉलीबॉल्स के प्लेयर, बेसबॉल, फुटबॉल, रैकेट बॉल, ये सारे जिमनास्ट, डांसर्स, इन सब में हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन अराइज होती है कब, जब सब स्कैपुलर नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है। आप कंप्रेशन होगी, बट डू यू थिंक कि कंप्रेशन होगी तो नर्व क्या मतलब है, हम क्या कह सकते हैं कि कंप्रेस ही हो रही है ना। अब हमने कहा कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब नर्व अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि उस पर प्रेशर आ चुका है, ठीक है। वो अपने सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं कर सकेगी, ठीक है। जब वो सिग्नल ही ट्रांसफर नहीं कर सकेगी तो नर्व अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, हमारे पास सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी हो जाती है। मोस्ट कॉमनली होती है उस जगह जहाँ सब सुपर स्कैपुलर नॉच है, ठीक है। सुपर स्कैपुलर नॉच से क्रॉस कर रही होती है ना, ठीक है, उस एरिया से, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली, मैं इतनी डिटेल में से जाई थी एनाटॉमी से रिलेटेड है तो आपको पता होगा सुपर स्कैपुलर नॉच होती है, ठीक है। ये हमारे पास है स्कैपुला के ऊपर एक नॉच होती है, आई थिंक सो, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो है वो उसके मोस्ट कॉमनली उस जगह होती है, ठीक है। वॉलीबॉल प्लेयर्स में हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेचिंग कराते हैं, वो नर्व की एक्सट्रीम शोल्डर की एबडक्शन और लेटर रोटेशन होती है इनकी, जब वो इमोशन को सर्व करा रहे हैं, काम करते हैं, जब प्लेयर्स वॉलीबॉल को हिट करते हैं जिस तरह से भी, ठीक है। तो ये इसमें होती है मोस्ट कॉमनली सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी। अच्छा, तो हमारी आज बायोमैकेनिक्स जो है शोल्डर जॉइंट की ख़त्म होगी। नेक्स्ट पार्ट से हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो से स्टार्ट करेंगे, बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो। थैंक्स फॉर